हाय स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो आप बोलोगे सर हमने तो रेजिस्टेंस पढ़ लिया, ठीक है ना, तो वो उसके कौन से फैक्टर होंगे। तो बेटा हम आज वही पढ़ेंगे कि फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। क्या वो चेंज हो सकता है, क्या वो कम हो सकता है, क्या वो ज्यादा हो सकता है। तो हम उसी की ही बात करेंगे आज। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज नोन एज द रेजिस्टिविटी। हम रेजिस्टिविटी की भी बात करेंगे आज। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम ये रिवाइज कर लेते हैं, हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आप बोलोगे सर बार बार ये चीजें इसलिए रिपीट हो रही है बेटा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है ये सारी चीजें। और हमने बोला था V इज इक्वल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो रेजिस्टेंस लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। हमने पढ़ा था दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये किसका रेजिस्टेंस है, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। और हमने जब ये चीज पढ़ी थी तो एक चीज इसमें हमने लिखी थी, क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, फिजिकल कंडीशंस मींस फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट मींस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये चीज पड़ी थी कि टेम्परेचर उस कंडक्टर का चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है मींस अगर सपोज ये एक कंडक्टर में बना ले, तो कंडक्टर मींस कोई वायर ले ली, कॉपर की ले लेते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर कॉपर की वायर पतली होती है, लेकिन अगर सपोज इतनी थिकनेस की मैं वायर लेता हूँ तो अगर इतनी उसकी लेंथ में बीच से उसको कट करता तो उसको आपका जो उसका फ्रंट और बैक पार्ट है वो स्फेरिकल दिखेगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया, ठीक है। ये आ गया, ये कॉपर की वायर है, ठीक है। तो इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए, पॉजिटिव ये नेगेटिव। करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये आपको बता दिया। करंट का सिंबल आई है, बैटरी के सिंबल है V मींस वोल्ट। तो आप बोलोगे सर अब आप क्या बताना चाहते हो बेटा, अगर बैटरी लगाने से क्या होगा, फ्री चार्जेस जो इसके पास होंगे, कंडक्टर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, फ्री चार्जेस। जो फ्री चार्जेस होंगे वो मूवमेंट करेंगे और इसमें करंट बनाएंगे और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। अगर एक बैटरी की जगह मैं दो लगा देता हूँ तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा तेजी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे और ज्यादा करंट बनाएंगे। लेकिन अगर दो की जगह मैं तीन लगा देता हूँ बैटरी तो क्या होगा, पोटेंशियल चेंज हो गया, सोर्स की एनर्जी बढ़ रही है और एनर्जी अगर बढ़ेगी तो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो बेटा अगर उस टाइम इस कंडक्टर में सपोज करते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, वायर गर्म होने लगती है, तो क्या होगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज। मींस ज्यादा तेजी से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उनके पास ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, वो एक दूसरे को टकराने लगेंगे, टेम्परेचर उनके बीच में बढ़ने लगेगा कोलिजन की वजह से। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा वो अपना पाथ भूल जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे। क्यों, सपोज करो एक इतनी स्पीड से जा रहा था, पीछे वाला और स्पीड से आ गया, टकराया ना आपस में, टेम्परेचर बढ़ा, जब स्ट्राइक करेंगे हीट निकलेगी उनके बीच से, वायर गर्म होगी और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के बजाय रेंडमली मूव करने लगेंगे, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू कम होगी। और अगर करंट कम होती है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता है। कैसे, V इज इक्वल टू R अपान I। अगर मैं R को यहां ले आऊं तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, करंट डिक्रीजेज। तो इसलिए कहता था कि अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए किसी कंडक्टर का तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो आप देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक फैक्टर यहीं से मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर में, क्यों, ओम्स लॉ में इसलिए उसने बोला कि टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है किसी कंडक्टर का तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। आई थिंक सो आपको यहां तक पता चला। स्टूडेंट नेक्स्ट थिंग मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहला फैक्टर क्लियर हुआ, ठीक है। लेकिन जो हम इसमें इसकी डेरिवेशन पार्ट में करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन जो बेसिक पार्ट में आइडिया दे रहा हूँ आपको, इसलिए उसमें ओम्स लॉ में क्या रखा, टेम्परेचर कांस्टेंट। इसलिए मैंने आपको उस दिन बोला था कि जो हम होम एप्लायंसेस में, घर में जो हमारा सर्किट होता है उसमें हम ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपका जो फैन है उसकी मोटर गर्म हो जाती है, हीट निकलती है उससे। अगर ज्यादा तेजी से किसी वायर में करंट फ्लो कर जाए, ज्यादा वोल्टेज आ जाए पीछे से, ट्रांसफार्मर की ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दो तो वायर गर्म होगी, टूट जाएगी। इसलिए हम इन चीजों में ओमिक सर्किट, ओमिक लॉ फॉलो नहीं करते हैं।
एक फैक्टर क्लियर हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेकेंड थिंग मैं आपको ये बता दूं, सपोज ये कौन सी वायर ले ली मैंने, कॉपर की, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि सिल्वर का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम है और उसमें करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है। जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी करंट की वैल्यू ज्यादा है। इफ रेजिस्टेंस डिक्रीजेस करंट इंक्रीजेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सपोज करो कॉपर की वायर थी, ये कॉपर की वायर की जगह मैंने कौन सी ले ली, दिस इज अ सिल्वर, ये सिल्वर की वायर लेते तो आपको मैंने क्या बोला, सिल्वर का रेजिस्टेंस क्या है, कम, उसके पास फ्री चार्जेस ज्यादा है। तो सिल्वर की वायर जैसे ही मैंने ली, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। आपको ये चीजें पता है कौन सी स्टिक बड़ी लेनी है, कौन सी छोटी लेनी है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो क्या होगा, आप स्टूडेंट मुझे बताएं किसका रेजिस्टेंस कम है। तो हमने 10 बार बोला है कि सिल्वर का रेजिस्टेंस कम है, और अगर सिल्वर का रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा ही, ठीक है। और कॉपर का रेजिस्टेंस मीन्स कॉपर के पास सिल्वर से कम फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो कम करंट बनाएगा। अगर कम करंट बना रहे हैं सिल्वर से, इसका मतलब ध्यान से सुनिए, अगर सिल्वर कॉपर से ज्यादा करंट बनाता है तो इसका मतलब सिल्वर का रेजिस्टेंस कॉपर से कम है, क्योंकि उसमें करंट ज्यादा बढ़ रही है। और अगर कॉपर करंट कम बना रहा है सिल्वर से, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किससे, सिल्वर से। तो अब सेकंड थिंग किस पे डिपेंड कर गया, ये बेटा ये डिपेंड कर गया आपका मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। सेकंड थिंग इज, ये किसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ये कंडक्टर के मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है किसी वायर का तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। और अगर मटेरियल ले लें, अलग अलग कंडक्टर ले लें, एक कॉपर का ले लें, एक सिल्वर का ले लें, एक वायर हम आयरन की ले लें, या एक वायर हम एलॉय की ले लें, तो हर एक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू अलग होगी। आउटर शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग वैल्यू में होंगे, तो जिसमें ज्यादा होंगे वो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसमें कम फ्री चार्जेस होंगे उसमें करंट कम बनेगी, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू द अदर कंडक्टर ज्यादा होगा। तो दो चीजें क्लियर होगी, फर्स्ट इज इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, सेकंड थिंग इट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। ये कब कब है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। लेकिन ओम्स लॉ में वो बोलता है टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए और मटेरियल भी एक ही लेना है वायर में। अगर सिल्वर की लेते हो तो सिल्वर की, ये नहीं है सिल्वर की वायर ली आगे आपने कॉपर की जोड़ दी तो वहां पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। आई थिंक सो यहां तक आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो ओम्स लॉ से आपका फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। ये मैंने बता दिया आपको कि अगर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करें, ठीक है ना, लेकिन अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ मीन्स V इज इक्वल टू आई आर, इसके रिलेटेड अगर मैं कोई बात करूं तब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो हम बताने जा रहे हैं अब आपको। तो स्टूडेंट अब जो मैं आपको फैक्टर्स बताऊंगा ये किसके बेस पे होंगे, ओम्स लॉ के। अगर पहले वाले में मैंने बताया अगर कंडीशंस चेंज होती हैं तो क्या चीजें चेंज डिपेंड करेंगी रेजिस्टेंस की, एक मटेरियल के ऊपर एक टेम्परेचर के ऊपर। कहता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, आपने बोला अगर मटेरियल अलग अलग है कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस चेंज है सबका, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन वो अब कहता है इफ हम एक ऐसी वायर लेते हैं जिसका मटेरियल भी सेम है और जिसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है, तब बताओ उस कंडक्टर का, सपोज मैंने सिल्वर की वायर ली, ठीक है, सिर्फ सिल्वर की वायर ली, ठीक है, उस सिल्वर की वायर में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मैंने कोई दूसरा मटेरियल नहीं लिया, मटेरियल भी नहीं चेंज किया, मटेरियल भी सेम है, उसका टेम्परेचर भी सेम है, अब इसमें ओम्स लॉ फॉलो हो सकता है। तो तब कहता है कि बताओ उस सिल्वर कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ध्यान से सुने, टेम्परेचर भी सेम रखा है, टेम्परेचर भी सेम एंड मटेरियल आल्सो सेम। अगर एक वायर ली है तो एक ही मटेरियल की होगी। तब कहता है बताओ इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स कहता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विद सेम दीज थिंग्स इज डिपेंड अपॉन द आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। मीन्स कहता है उस कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करेगा। कैसे, देखिए अगर सपोज मैंने ये कोई वायर ले ली, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, इसकी लेंथ मैंने ली 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बेटा, किससे कनेक्ट कर दिया मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यू नो दैट, आई आल्सो टोल्ड यू।
अब देखिए ये मैंने सिल्वर की वायर ली, एक ही मटेरियल है। अब जो मैं इसके मैंने सपोज कर लो ये मटेरियल कौन सा है आपका, कॉपर ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल किससे डिनोट करते हैं, वी से ना। तो सपोज करो मैंने बैटरी कितने वोल्ट की लगा दिया, 5 वोल्ट की, जैसे आपके घर। तो स्टूडेंट्स 5 वोल्ट जो हमने लिया ये बैटरी का पोटेंशियल है। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, हम बोल रहे मैंने टेम्परेचर के बारे में बताया, हमने मटेरियल के बारे में पढ़ा। तो हमने बोला जहां पे ओम्स लॉ नहीं पढ़ा, अगर जहां पे ओम्स लॉ फॉलो करता है वहां टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, मटेरियल सेम रहना चाहिए। तब किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करा, पहले हमने जो लिखा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने कॉपर की वायर ली, उसका पोटेंशियल कितना है, बैटरी का 5 वोल्ट। मैंने आपको जैसे ही बताया कि घर में जो हम सेल में लगाते, आपके रिमोट्स में सेल डालते हैं, वॉल क्लॉक में डालते हैं, अदर छोटे छोटे उनका पोटेंशियल कितना होता है, कम होता है। ये मैंने एक सर्किट ले लिया, ठीक है। सपोज करते हैं मैं, ध्यान से देखिए, एक और वायर लेता हूँ, वो भी कौन सी लेता हूँ, वो भी मैं कॉपर की लेता हूँ, ध्यान से देखिए, वो भी मैं कॉपर की वायर लेता हूँ। अब इसकी सपोज करो लेंथ मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर। जो दूसरी कॉपर वायर मैं ले रहा हूँ अनदर मिड सर्किट, उसकी कॉपर वायर की सपोज करते हैं, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर थी, इसकी लेंथ मैंने ले ली 2 सेंटीमीटर। इसको भी किससे कनेक्ट किया, पॉजिटिव, इसको भी नेगेटिव, एंड देन इसमें करंट फ्लो करेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब आगे ना लेंथ की बात, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एक वायर 1 सेंटीमीटर है जिसकी एरिया मीन्स ये वाला एरिया, यहां से देखिए ये एरिया मीन्स जिसकी विड्थ, जो इसका थिकनेस है, और जो मैंने ये वाला जिसकी दूसरा सर्किट लिया है जिसकी वायर की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, दोनों वायर की थिकनेस सेम है, मीन्स दोनों वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। लेकिन डिफरेंस किसमें है, मटेरियल भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम रहा, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, लेकिन लेंथ में फर्क है। तो पहला फैक्टर जो है कहता है अगर लेंथ बढ़ने से किसी कंडक्टर की क्या रेजिस्टेंस बढ़ता है, बेटा बढ़ता है। वो देखिए कैसे, क्योंकि जब बैटरी के पोटेंशियल में से इसको एनर्जी मिलेगी, इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, वो मूवमेंट करेंगे इस वायर में, ठीक है, फ्रीली मूवमेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी इस बैटरी की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन इस वायर में मूव करेंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर सपोज यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, सिंपल वे में समझा रहा हूँ मैं, इसको टफ भी कर सकते हैं लेकिन हम सिंपल वे में समझे, और यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको बैटरी के पोटेंशियल की वजह से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो मुझे एक चीज बताओ, 5 वोल्ट दोनों का पोटेंशियल कितना रखा हमने, पोटेंशियल भी रिमेन सेम, दोनों का पोटेंशियल 5 वोल्ट रखा ना। तो मुझे बताओ 5 वोल्ट में इसको डिस्टेंस कम कर चलना पड़ रहा है, इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ रहा है। अगर ज्यादा कवर करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा एनर्जी का लॉस हो सकता है ना। एनर्जी का लॉस होने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, रेजिस्टेंस इसका ज्यादा हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन है जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उतनी ही उनकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं मैं दो हम गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है, दोनों में हम 10-10 लीटर ऑयल डलवा देते हैं, ठीक है। एक गाड़ी को यहाँ से हमने नशहरे तक भेजना है, सपोज करो, एक गाड़ी को हमने जम्मू तक भेजना है, दोनों में 10 लीटर तेल डाला है। तो मुझे आप सिंपल सी बात बताओ, अब किस गाड़ी का रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया, जिसको हमने जम्मू भेजना है। दोनों का ऑयल तो बराबर ही है, लेकिन जिसको नशहरे जाना है उसके लिए रेजिस्टेंस कम है, उसके लिए रास्ता कम है, लेकिन जिसको जम्मू जाना है उसके लिए रास्ता ज्यादा है। उसी तरीके से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है पोटेंशियल सेम है, इसका रास्ता ज्यादा है, इसको उतने ही पोटेंशियल में डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़े, इसका मतलब इसके लिए कुछ रेजिस्टेंस ज्यादा है ना। तो इसलिए वो कहता है जब लेंथ बढ़ेगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ जाता है। अगर लेंथ बढ़े तो लेंथ बढ़ने से आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस होगा। आई थिंक सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि लेंथ बढ़ेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एनर्जी का क्या हो जाता है लॉस। सिंपल सी बात है, मैं ज्यादा चलूंगा, अगर सपोज मैं 1 लीटर मिल्क मैंने पिया, ठीक है, मेरे ही सेम एज का पर्सन, मेरे ही टाइप का पर्सन, वो भी 1 लीटर दूध पीता है, ठीक है, मिल्क पीता है, तो मैं यहाँ से 10 किलोमीटर कवर करता हूँ और वो 5 किलोमीटर कवर करता हूँ, मेरा डिस्टेंस ज्यादा है, तो 1 लीटर तो मैंने भी मिल्क पिया ना। तो देखिए अब पोटेंशियल दोनों का सेम था, 1 लीटर, लेकिन जब डिस्टेंस बढ़ गया तो मुझे ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ी, और ज्यादा एनर्जी यूज करने से क्या होगा, मेरे लिए रुकावट ज्यादा है उस रास्ते की। तो वही कहता है कि लेंथ इंक्रीजेस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। अब आपको इसको याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, लेंथ इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। सेकंड पॉइंट इज, देखिए फिर से, अगर कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है सेम पोटेंशियल में तो कम रेजिस्टेंस, मटेरियल सेम है। ये वायर भी आप ध्यान से देखिए, ये वायर भी कौन सी है,
ये वायर भी कॉपर की वायर, तो मैंने पहले ही चीज बोल दी, मटेरियल सेम है, टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल भी सेम। अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो लेंथ बढ़ती है, तो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनमें ज्यादा रेजिस्टेंस बन जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें, आई थिंक सो आपको यहाँ क्लियर हो गया। सेकंड बात करते हैं, सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेकंड फैक्टर डिपेंड अपॉन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। व्हाट इज ए स्टूडेंट्स? ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर है। मींस सपोज कीजिए अगर मैं एक छोटी सी, पहले हमने लेंथ की बात की ना, अब मैं बोलता हूँ एक मैंने कॉपर वायर ले ली, ध्यान से देखना, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है? सपोज लेंथ 1 सेंटीमीटर ही, इसकी भी 1 सेंटीमीटर रखी मैंने, ठीक है। इसको मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, यहाँ नेगेटिव से। आपको पता है करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। लेकिन सपोज करो इसकी जो थिकनेस है, सपोज ये वायर है ना, इसकी थिकनेस सपोज ये 1 सेंटीमीटर है, और एक और वायर लेता हूँ जिसकी वो भी 1 सेंटीमीटर की है, कॉपर की है वो भी, लेकिन उसकी थिकनेस हो जाती है 2 सेंटीमीटर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर बेटा कोई रास्ता है जो खुला होगा, वहां से इजी तरीके से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है ना। अगर वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिस वायर का साइज बड़ा है, ठीक है ना, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर जाएंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इजी निकल जाएंगे। और अगर रास्ता तंग है तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा? सेम लेंथ है दोनों की, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो अगर रास्ता तंग है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको रुकावट होगी, तो उसी रुकावट को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। इसलिए कहता है कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर भी डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक और वायर ली, वो भी कौन सी थी? जैसे ये वायर अगर कॉपर की है, आप कोई भी ले सकते हो, मैं कॉपर ही ले रहा हूं। अगर ये वायर भी कॉपर की है, दोनों की लेंथ जो है कितनी ले सकते हैं? इसकी भी लेंथ मैंने ले ली 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी लेंथ भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ये भी कॉपर की है 1 सेंटीमीटर, ये भी कॉपर की है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने बढ़ा दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब इस वायर की जो थिकनेस है वो बेटा देखिए, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस वायर की थिकनेस इस वाले से ज्यादा है। फर्स्ट फिगर की जो थिकनेस है वो किससे ज्यादा है? सेकंड वाले से। अब ज्यादा रास्ता खुला होगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो इजी निकल जाएंगे। इसका मतलब इस वाले सर्किट में रास्ता बड़ा है, फ्री इलेक्ट्रॉन इजी निकल जाएंगे, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन जब रास्ता तंग है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब उस कंडक्टर में कोई ना कोई रुकावट है, तो उसी रुकावट को तो हम कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। आई थिंक सो आपको यहाँ क्लियर हो गया। व्हेन वी कंबाइन, तो इसका मतलब ये किन किन चीजों पे डिपेंड करे? इट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है रेजिस्टेंस ज्यादा। तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास आया आर इज इक्वल टू एल अपॉन ए। एक बार आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। आर किसके इक्वल आ गया? आर इज इक्वल टू एल अपॉन ए। तो क्या मैं इसको रब कर दूं? ऑफ कोर्स इसको मैं मिटा देता हूं, आपको क्लियर हो गया है यहाँ तक, ठीक है। अब आप जरा यहाँ पे देखें, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो मैंने आपको बताया था, जैसे ओम्स लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो रेजिस्टेंस लगा R कम। उसी तरीके से जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा, और हमारे को एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। दैट कांस्टेंट इज नोन एज द, स्टूडेंट्स इस साइन को हम बोलते हैं, जरा ध्यान से देखें, इस साइन को बोलते हैं रो, RHO, रो, ठीक है। दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा इक्वल टू, और एक कांस्टेंट लगा, दिस इज द रो कांस्टेंट। आगे क्या है आपका? L अपॉन ए। तो इसका मतलब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो आपका कांस्टेंट लगेगा, दैट इज नोन एज द रो। दिस रो इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर और रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये क्या है? ये कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है या किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी। अब आप बोलोगे सर आपने तो हमें बताया कि रेजिस्टेंस एक रुकावट होती है किसी कंडक्टर की, वो फैक्टर्स किन पे डिपेंड करती है आपने ये बता दिया। लेकिन अब आप जरा हमें रेजिस्टिविटी डिफाइन करके बताओ। रेजिस्टिविटी भी तो एक तरह का रेजिस्टेंस है, वो भी एक तरह की कांस्टेंट है, बट उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे अभी आप देखें। आई थिंक सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स मैं कुछ स्टेप्स फॉलो करने वाला हूँ, जरा आप इनको कंटिन्यू देखें।
ठीक है, मैंने आपको बोला था रेजिस्टिविटी हम कैसे डिफाइन करेंगे। जरा आप यहाँ पे देखें, अगर मुझे इस रो की वैल्यू निकालनी है तो ये जो, जरा मैं इधर करता हूँ, रो आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए। ठीक है, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म जब इधर लेफ्ट हैंड साइड जाएगी तो ऊपर आ जाएगी। ये राइट हैंड साइड वाली न्यूमिनेटर वाली टर्म कहाँ जाएगी, यहां से इसके नीचे। तो क्या बनेगा, आर ए अपान एल। ठीक है, इसको मैं यहां से मिटा के आपके लिए यहां से, तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप एल को यहाँ पे लेके जाएंगे, ये न्यूमिनेटर के इधर है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में इसके साथ न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो क्या बनेगा, आर ए अपान एल इज इक्वल टू रो। तो जरा आप देखें आर किसके इक्वल है, रो एल अपान ए। रो किसके इक्वल है, आर ए अपान एल। तो जरा ध्यान से देखें, ये आर भी कांस्टेंट था ओम्स लॉ में, रो भी यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे भी आर कांस्टेंट है, यहाँ पे भी रो कांस्टेंट। तो किन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये एल अपान ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये यहाँ पे एल अपान ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जरा आप ध्यान से देखें कि जो आर है रो एल अपान ए है, और जो रो है वो आर ए अपान एल है। यहाँ पे एल अपान ए, यहाँ पे ए अपान एल। इसका मतलब एक दूसरे के इनवर्सली आ रहे हैं ना। इनवर्सली का मतलब आर के सामने क्या है, एल अपान ए, रो के सामने क्या है, ए अपान एल। तो जरा इसको इस इक्वेशन के साथ जब मैं कंपेयर करूंगा तो आपको दिखेगा कि आर एल अपान ए है, रो ए अपान एल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों एक दूसरे के। तो आर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रो। आर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक मिनट, सो स्टूडेंट आर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर इज इक्वल टू 1 बाय रो। तो आपको क्लियर हुआ ना मैं क्या बता रहा हूँ, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, बट आर किसके इक्वल, एल अपान ए, रो किसके इक्वल, ए अपान एल। यहाँ पे एल अपान ए, यहाँ पे ए एल अपान एल, मीन्स एल अपान ए इज इक्वल टू ए अपान एल। तो देखिए ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इसके इनवर्सली, क्रॉस बाय है ना। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे, रो को कैसे डिफाइन करोगे, मीन्स जब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम। मीन्स रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ, रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का। सो स्टूडेंट रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इट मीन्स दैट, अब देखिए कि जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम। लेकिन अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं, आप यहां पे देखें, V इज इक्वल टू आई आर। V अपान आर किसके इक्वल है, आई के। मीन्स जब आर को, इस आर को V के नीचे ले जाओगे तो आई आ जाएगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम होती है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ने से तो करंट भी कम होती है। मीन जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा उसमें करंट भी कम होगी, उसमें रेजिस्टिविटी भी कम होगी। और वी नो दैट V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आई के। जब V बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा। इसका मतलब जब रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट और रेजिस्टिविटी कम होती है मटेरियल की, तो जब करंट बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी मटेरियल की। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आई थिंक सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। थैंक यू सो मच।